10 सितंबर 1965 शाम का वक्त था। पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर के ऊपर आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा और दहशत फैली हुई थी। नीचे जमीन पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच खूनी जंग चल रही थी, लेकिन असली एक्शन बादलों के ऊपर हो रहा था। वहां इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके इंजन से आग की लपटें निकल रही थीं। कॉकपिट के अंदर धुआं भरता जा रहा था और वार्निंग अलार्म की तेज आवाज पायलट के कानों में गूंज रही थी। जेट किसी भी पल फट सकता था। पायलट के पास फैसला लेने के लिए अब मिनट नहीं बल्कि सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। और फिर एक धमाका हुआ। पायलट ने इजेक्शन सीट का बटन दबा दिया। सीट रॉकेट की रफ्तार से प्लेन से अलग हुई और आसमान में एक सफेद पैराशूट खुल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वो पायलट अपने देश में नहीं बल्कि दुश्मन के इलाके के ठीक बीचों बीच गिर रहा था। नीचे सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक बंदूकें ताने खड़े थे, जो उसे हवा में ही भून डालने का इंतजार कर रहे थे। ये कहानी है उस जाबाज की जिसने मौत के जबड़े से निकलकर एक ऐसा कारनामा किया जो नामुमकिन लगता है। आइए रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये नौबत आई कैसे। कहानी थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1965 की जंग का चौथा दिन। भारतीय सेना को एक सख्त ऑर्डर मिला था, लाहौर की तरफ आगे बढ़ो। इंडियन आर्मी के टैंक और जवान जोश में थे, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। वो मुसीबत थी इछोगिल नहर। पाकिस्तान ने इसे डिफेंस के लिए ही बनाया था। इस नहर के उस पार गन्ने के खेतों और जंगलों में पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक अमेरिकन आर्टिलरी गन्स छिपा रखी थीं। ये तोपें इतनी पावरफुल थीं कि हमारे जवानों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। भारतीय सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती तो उधर से गोलों की बारिश शुरू हो जाती। दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, बस तबाही मचा रहा था। जब जमीनी हमले काम नहीं आए तो आर्मी ने आसमान की तरफ देखा। मैसेज सीधा एयरफोर्स बेस भेजा गया, हमें एयर सपोर्ट चाहिए और अभी चाहिए। ये जिम्मा मिला आदमपुर एयरबेस के नंबर 32 स्क्वाड्रन को। ब्रीफिंग रूम में एक भारी तनाव था। मिशन बहुत क्लियर लेकिन बेहद रिस्की था। पायलट्स को पाकिस्तान के अंदर घुसना था, बहुत कम हाइट पर उड़ना था और उन छिपी हुई तोपों को ढूंढकर बर्बाद करना था। इस खतरनाक मिशन के लिए 3 जाबाज पायलट्स को चुना गया। इन्हीं में से एक थे फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनोह। उम्र सिर्फ 21 साल, लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा। दारा अपने मिस्टियर जेट में सवार हुए। इंजन स्टार्ट हुआ और 3 जेट्स की फॉर्मेशन रनवे से हवा में उड़ गई। राडार से बचने के लिए वो जमीन से लगभग चिपक कर उड़ रहे थे, इतनी नीचे कि पेड़ों की पत्तियों को छू लें। जैसे ही वो पाकिस्तान बॉर्डर पार करके टारगेट एरिया में पहुंचे, उनकी नजर एक ट्रेन पर पड़ी। ये ट्रेन गोला बारूद लेकर फ्रंट लाइन पर जा रही थी। लीडर का ऑर्डर मिला और दारा ने अपने रॉकेट्स दाग दिए। एक जोरदार धमाका हुआ और वो ट्रेन वहीं मलबे में बदल गई। लेकिन इस हमले में एक गड़बड़ हो गई। ट्रेन को उड़ाने के चक्कर में दारा के सारे रॉकेट्स और बॉम्ब्स खत्म हो चुके थे। तभी उन्हें वो असली टारगेट दिखा, पाकिस्तानी आर्टिलरी की वो गन्स जिन्हें वो मारने आए थे। टारगेट सामने था, लेकिन फायर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। मजबूरी में उन्हें वापस बेस लौटना पड़ा। बेस पर वापस आते ही जेट्स को दोबारा तैयार किया जाने लगा। दारा सुबह से भूखे थे। वो दौड़कर मेस में गए, लेकिन वहां इतनी अफरा तफरी थी कि उन्हें खाना नहीं मिल पाया। उनके एक दोस्त ने उन्हें एक गिलास पानी दिया। दारा ने वो पानी पिया। उन्हें नहीं पता था कि अगले 24 घंटे तक यही पानी उनकी ताकत बनने वाला है। कुछ ही देर बाद दारा दोबारा अपने जेट में थे। वही मिशन, वही टारगेट। इस बार वो सीधा उन तोपों के ऊपर पहुंचे। उन्होंने डाइव लगाई और रॉकेट्स छोड़ दिए। टारगेट हिट हुआ, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठने लगे, एक जोरदार आवाज हुई, बूम। पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन का एक शेल सीधा उनके जेट के पिछले हिस्से में लगा। जेट बेकाबू हो गया। कंट्रोल स्टिक जैम हो चुकी थी। दारा समझ गए कि अब ये जेट नहीं बचेगा। उन्होंने खुद को इजेक्ट कर दिया। अब दारा हवा में थे, पैराशूट के सहारे नीचे आ रहे थे, लेकिन नीचे का नजारा देखकर उनका खून सूख गया। नीचे गन्ने के खेतों में पाकिस्तानी सैनिक दौड़ रहे थे। गोलियों की तड़ तड़ आवाज हवा में गूंज रही थी। वो सैनिक किसी वॉर प्रिजनर को पकड़ना नहीं चाहते थे, वो उसे हवा में ही मार डालना चाहते थे। गोलियां उनके पैराशूट को फाड़ रही थीं। दारा ने रस्सियां खींचकर खुद को बचाने की कोशिश की। वो तेजी से जमीन की तरफ गिरे और गन्ने के खेत में जा गिरे। वो अभी जिंदा थे, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन उन्हें घेर चुका था। दारा जैसे ही जमीन से टकराए, एक जोरदार झटका लगा, लेकिन दर्द महसूस करने का टाइम नहीं था। उन्होंने बिजली की तेजी से अपने पैराशूट का हार्नेस खोला और उसे वहीं कीचड़ में दबा दिया।
वो जानते थे कि अगर पैराशूट ऊपर से किसी को दिख गया तो गेम ओवर। अब वो गन्ने के खेत में पेट के बल रेंग रहे थे। उनका फ्लाइट सूट कीचड़ और पानी से भीग चुका था। बाहर से पाकिस्तानी सोल्जर्स की आवाजें आ रही थीं। वो चिल्ला रहे थे, वो यहीं गिरा है, उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। दारा की सांसें फूल रही थीं, लेकिन उन्होंने हिलना बंद कर दिया। वो कीचड़ में एकदम मूर्ति की तरह जम गए। सोल्जर्स उनके इतना करीब थे कि दारा उनके बूट्स की आवाज सुन सकते थे। मौत उन्हें छू कर निकल रही थी। अगर वो पकड़े जाते तो एक वॉर प्रिजनर के तौर पर टॉर्चर उनका नसीब होता, या शायद वो भीड़ उन्हें वहीं खत्म कर देती। ये एक हाई प्रेशर सिचुएशन थी। तभी दारा ने एक ऐसा प्लान सोचा जो किसी नॉर्मल आदमी के दिमाग में शायद ही आता। इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानी आर्मी को क्या लगेगा, यही कि इंडियन पायलट अपनी जान बचाने के लिए ईस्ट यानी इंडिया के बॉर्डर की तरफ भागेगा। इसलिए सोल्जर्स ने ईस्ट की तरफ नाकाबंदी कर दी थी। लेकिन दारा ने इसका उल्टा किया। वो ईस्ट नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ यानी पाकिस्तान के और अंदर की तरफ भागने लगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। वो शेर के मुंह में हाथ डाल रहे थे, लेकिन उनका ये रिस्की प्लान काम कर गया। सर्च पार्टी उन्हें इंडिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर ढूंढती रही और वो उनकी नाक के नीचे से उल्टी दिशा में निकल गए। इसे कहते हैं दुश्मन को चकमा देना। सूरज ढल रहा था और अंधेरा होने वाला था। दारा एक घनी झाड़ी के नीचे छिप गए। अब उन्हें अपने पास मौजूद सबूत मिटाने थे। उनके पास फ्लाइट मैप्स थे, कुछ सीक्रेट कोड्स थे और उनकी जेब में कुछ पर्सनल पेपर्स भी थे। अगर ये पेपर्स दुश्मन के हाथ लग जाते तो इंडियन एयरफोर्स के कई राज खुल सकते थे। दारा ने अपनी जेब से एक सिगरेट लाइटर निकाला। उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए। जब सब कुछ राख बन गया तो उन्होंने उसे मिट्टी में दबा दिया। अब उनके पास सिवाय उनकी वर्दी और एक रिवॉल्वर के कुछ नहीं था। अंधेरा गहरा हो चुका था। अब मूव करने का सही टाइम था। अब दारा ने अपनी दिशा बदली। उन्होंने आसमान में तारों की पोजीशन देखी और नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी अपने घर भारत की तरफ चलना शुरू किया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्हें गांव से दूर रहना था। जब भी किसी गांव के पास से गुजरते वहां के कुत्ते भौंकने लगते। कुत्तों की आवाज सुनकर दारा का दिल जोर से धड़कने लगता। उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले जाग न जाएं। इसलिए वो मेन रास्तों को छोड़कर खेतों और झाड़ियों के बीच से चल रहे थे। उनके भारी फ्लाइंग बूट्स कीचड़ में धंस रहे थे। चलना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से भूख और प्यास ने उनकी हालत खराब कर दी थी। 20 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और उनके गले से पानी की एक बूंद नहीं उतरी थी। गला सूख कर कांटा हो गया था। डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई छोटी नहरें और पानी के गड्ढे मिले, लेकिन वो पानी इतना गंदा और बदबूदार था कि कोई जानवर भी उसे न पिए। लेकिन सर्वाइवल के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दारा ने उसी गंदे पानी को अपनी हथेलियों में भरा और पी लिया। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं लगा। इसने उन्हें आगे बढ़ने की थोड़ी ताकत दी। वो लगातार चलते रहे, कभी रेंगते हुए, कभी दौड़ते हुए। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। दर्द असहनीय था, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज थी, उनकी पत्नी मार्गी और उनका परिवार। उन्हें याद आया कि कैसे 1942 में उनका परिवार रंगून से जान बचाकर भारत आया था। वो सर्वाइवर थे, वो हार नहीं मान सकते थे। करीब 5-6 घंटे लगातार चलने के बाद रात के सन्नाटे में उन्हें सामने कुछ दिखाई दिया। एक पक्की सड़क। ये एक हाईवे था। दारा समझ गए कि ये अमृतसर बटाला हाईवे हो सकता है। इसका मतलब वो बॉर्डर के बहुत करीब थे, या शायद बॉर्डर पार कर चुके थे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वॉर जोन में फ्रेंडली फायर का डर सबसे ज्यादा होता है, यानी कहीं अपनी ही आर्मी उन्हें दुश्मन समझकर गोली न मार दे। अंधेरे में कोई पहचान नहीं सकता कि सामने वाला अपना है या पराया। दारा ने एक गहरी सांस ली और सड़क की तरफ कदम बढ़ाया। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल उनका सामना मौत से होने वाला है, और इस बार बंदूक दुश्मन की नहीं बल्कि अपनों की होगी। सड़क के किनारे एक पुराना कुआं वेल दिखाई दिया। दारा वहां रुके। उन्होंने बाल्टी डालकर पानी निकाला और जी भरकर अपनी प्यास बुझाई। फिर बचा हुआ पानी अपने सिर पर डाल लिया ताकि थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। तभी अंधेरे में एक कड़क आवाज गूंजी, हॉल्ट। कौन है वहां? दारा समझ गए कि सामने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी है। उन्होंने तुरंत अपने हाथ ऊपर कर दिए और चिल्लाए, मैं एक इंडियन पायलट हूँ, डोंट शूट। झाड़ियों से इंडियन आर्मी के जवान निकले। उनकी राइफल सीधे दारा की छाती पर तनी हुई थी। टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। जवानों को यकीन नहीं हो रहा था। कीचड़ में सना चेहरा, फटे हुए कपड़े और कोई आईडी कार्ड नहीं। एक जवान ने अपनी राइफल की नाल दारा की छाती पर सटा दी। शक गहरा था, कहीं ये कोई पाकिस्तानी कमांडो तो नहीं जो भेस बदल कर आया है। तभी वहां एक जीप आकर रुकती है। उसमें से एक सूबेदार मेजर उतरते हैं। वो दारा को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं। शक अभी भी बरकरार है। सूबेदार मेजर इशारा करते हैं, इसे जीप में बैठाओ, हेडक्वार्टर ले जाएंगे। दारा जीप की पिछली सीट पर बैठते हैं।
उनके बगल में एक जवान बैठता है जिसकी स्टेन गन की नली सीधे दारा की कनपटी पर है। जीप स्टार्ट होती है। अचानक सड़क पर एक गड्ढा आता है और जीप को जोरदार झटका लगता है। और फिर वो हुआ जिसका डर था। ठां झटका लगते ही जवान की उंगली गलती से ट्रिगर पर दब गई। गोली दारा के कान के पास से सनसनाती हुई निकली और जीप की छत को चीर दिया। दारा सन्न रह गए। वो पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन से बच गए, पैदल चलकर बॉर्डर पार कर लिया और अब अपने ही देश में अपनी ही आर्मी की जीप में मारे जाते जाते बचे। जीप रुकती है। सूबेदार मेजर का हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ उस लापरवाह जवान के गाल पर पड़ता है। बेवकूफ, ध्यान कहाँ है तेरा। जीप आखिरकार एक आर्मी कैंप में पहुंचती है। वहां एक युवा कैप्टन बैठे हैं। दारा को उनके सामने पेश किया जाता है। कैप्टन सख्ती से पूछते हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। दारा जवाब देते हैं, मिशन पर हम आईडी लेकर नहीं जाते। कैप्टन फिर पूछते हैं, अपनी यूनिट का नाम बताओ, स्टेशन कमांडर कौन है। दारा ने तुरंत कहा, नंबर 32 स्क्वाड्रन, आदमपुर, ग्रुप कैप्टन WJA। कैप्टन की आंखों में अभी भी शक था। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने पूछा, अच्छा तुम फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहलोन को जानते हो। दारा ने कहा, हाँ, वो भी एयरफोर्स में है। कैप्टन ने पूछा, कैसा दिखता है वो, मोटा है, क्लीन शेव है। दारा मुस्कुराए और बोले, नहीं कैप्टन, वो दुबला पतला है और टर्बन पहनता है, वो सरदार है। ये सुनते ही कैप्टन अपनी कुर्सी से उछल पड़े और दारा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वो मेरा कजिन है, तुम सच बोल रहे हो। माहौल एकदम बदल गया। शक की जगह भाईचारे ने ले ली। कैप्टन ने तुरंत कॉफी और नाश्ता मंगवाया। दारा के लिए यह किसी शाही दावत से कम नहीं था। खबर तुरंत ऊपर हेडक्वार्टर भेजी गई। दारा को अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन भेजा गया। वो जीप में ही सो गए। अगले दिन जब वो वापस आदमपुर एयरबेस की मेस में दाखिल हुए तो वहां सन्नाटा छा गया। उनके साथी जो मान चुके थे कि दारा शहीद हो चुके हैं, उन्हें किसी घोस्ट की तरह देख रहे थे। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट और हुंकार से पूरा हॉल गूंज उठा। दारा फिरोज चिनोय वापस आ गए थे। मौत के मुंह से निकलकर इस अदम्य साहस के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आम इंसान शायद इस भयानक एक्सपीरियंस के बाद फ्लाइंग छोड़ देता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेडिकल क्लियरेंस मिलते ही दारा चिनोय वापस कॉकपिट में थे। 1965 की वॉर खत्म होने से पहले उन्होंने 10 और मिशन पूरे किए। ये वो जज्बा है जो एक सोल्जर को आम आदमी से अलग बनाता है। इसके बाद का उनका जीवन भी किसी फिल्म से कम नहीं रहा। 1971 की वॉर में उन्होंने फिर अपनी सर्विस दी। 1977 में उन्हें इराक भेजा गया, जहां सद्दाम हुसैन के दौर में उन्होंने इराकी एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग दी। 1987 में एक MiG-21 उड़ाते समय एक पक्षी उनसे टकराया। इंजन फेल हो गया। उन्हें अपनी लाइफ में तीसरी बार इजेक्शन करना पड़ा। 3 बार मौत को चकमा देना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी आसमान ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने टाटा ग्रुप और फिर रिलायंस के लिए कॉर्पोरेट जेट्स उड़ाए। रतन टाटा से लेकर अनिल अंबानी तक देश के दिग्गज बिजनेस टाइकून्स अपनी सेफ्टी के लिए इसी जाबाज पायलट पर भरोसा करते थे। दोस्तों, अगर इस रियल लाइफ हीरो की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और अगर आपको भी इंडियन फोर्सेस पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। जय हिंद।